चलिए बच्चों, स्वागत है इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो आज क्वेश्चन पेपर आया था सीबीएसई का सोशल साइंस का टर्म 1 का, उसके आंसर की के बारे में। बच्चों सॉल्यूशन के लिए ध्यान रखिएगा, जो भी ये क्वेश्चन है मेरी पर्सनल नॉलेज पर है। हो सकता है सीबीएसई के द्वारा इशू की गई आंसर की में एक दो क्वेश्चन के आंसर वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो 100% मैं श्योरिटी से नहीं कहूँगा कि सारे करेक्ट हैं, एक दो क्वेश्चन में हो सकता है, लेकिन आप अपनी आंसर की बेसिकली चेक कर सकते हो इससे। शुरू करते हैं बच्चों। इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोपियन में कहाँ से शुरू हुई थी? डी, इंग्लैंड से। फिर कह रहा है कि यूरोप में नेपोलियन की डिफीट के बाद 1815 में कंजर्वेटिव रिजाइम आया, तो ए आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, सेम ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि BRAP, ठीक है। जिस बच्चे ने लास्ट वीडियोस देखी थी उनका सीधा क्लियर आंसर पड़ा होगा ए, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन सी कंट्री है जहाँ फर्स्ट लिबरलिस्ट नेशनलिस्ट अपीवल शुरू हुआ था? फ्रांस। ये भी मैं आपको सैम्पल पेपर में करवा चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ये किसने कहा था? जब ये मैंने लास्ट सैम्पल पेपर में क्वेश्चन पूछा था, आंसर है ड्यूक मेटरनिच, कि जब ग्यूसेपी माज़िनी छींकता है तो पूरे यूरोप को, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो मैंने आपको बोला था कि ग्यूसेपी माज़िनी के बारे में भी उन्होंने एक लाइन बोल रखी है। जर्मनी की यूनिफिकेशन के आर्किटेक्ट थे ओटन वॉन बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि इनमें से कॉन्हरेंट प्रोग्राम इटालियन रिपब्लिक ड्यूरिंग 1830 में शुरू करने वाले ग्यूसेपी माज़िनी थे। इसके बाद कह रहा है कि ओवर ग्रेजिंग किस जगह के लिए, लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर होगा बच्चों ए, महाराष्ट्र। फिर कह रहा है इनमें से कौन सी सॉइल है जिसका कलर रेड से ब्राउन कलर तक का होता है? बच्चों इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं थी। सलाइन नेचर पूछा है तो ये एरिड सॉइल का होता है। इसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है बच्चों, प्लेन्स पर सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा विंड के थ्रू होता है, ए। 11th क्वेश्चन है कि माइनिंग के ज़्यादा होने वाला लैंड डिग्रेडेशन उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होगा, ए। इसके बाद किंग कौन बने थे? किंग विक्टर एमेनुअल सेकंड, बी। 13th क्वेश्चन है यूनियन लिस्ट में इनमें से क्या चीज़ आती है? यूनियन लिस्ट में बच्चों देखो, कम्युनिकेशन आता है रेसिडोरी में, ट्रेड आता है कॉन्करेंट में। इसका आंसर होगा कॉमर्स, सी। इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है इनमें से कौन सा बेल्जियम मॉडल के लिए सही नहीं है? तो बच्चों इसका आंसर होगा डी, कि यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट को स्पेशल पावर्स दे दी गई थी, ठीक है। कुछ ही पावर्स मिली थी जो कि कम्युनिटी के रिगार्डिंग सिर्फ रूल्स देने की थी, उसमें भी सिविल रूल्स थे बस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 15 पर। 15 कह रहा है होल्डिंग टुगेदर है इंडिया, जो कि बड़ा कंट्री है, स्टेट्स के साथ पावर शेयर करता है। मेजोरिटी श्रीलंका में थी, सिंघालास की, डी। 17th क्वेश्चन है स्टेट लिस्ट में इनमें से क्या आता है? बी फॉर बिजनेस। इसके बाद 18th में आते हैं, इनमें से प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने वाला सेक्टर है टर्शरी, सी। 19th क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिटरी फॉर्म है जो गवर्नमेंट की, इसका करेक्ट फीचर बताना है। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की सरकारें नहीं होती हैं, अलग अलग टीयर्स एक ही सिटीजन्स को नहीं गवर्न करते, हर एक गवर्नमेंट के पास अपना जुरिसडिक्शन नहीं होता। यहाँ पर जो नीचे की यूनिट होती है वो ऊपर वाली यूनिट की सब्सिडरी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडरी होती है, डी। 20th क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा सेक्टर है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था इनिशियल स्टेज पर? प्राइमरी सेक्टर था। इसके बाद देखते हैं कि जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बदला जाए उसके बारे में पूछ रहा है, बी सेकेंडरी सेक्टर। 22th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का अगर हम बात करें, अगर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो प्राइमरी सेक्टर की बात होती है, डी। 23rd क्वेश्चन पे जाते हैं। इनमें से मेनली जो रीज़न है रिस्पॉन्सिबल है वाटर लेवल डिक्लाइन होने का, वो है इरीगेशन। ओवर इरीगेशन बोलना ज़्यादा सही टर्म रहेगी, तो इरीगेशन। बच्चों यहाँ ओवर यूटिलाइजेशन है, ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए इरीगेशन होगा। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, कि कॉन्करेंट लिस्ट के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बच्चों, ज़रा ध्यान से देखते हैं। हाँ जी, हम लोग आ गए थे क्वेश्चन नंबर कॉन्करेंट लिस्ट की तरफ, ठीक है। ये रहा हमारा कॉन्करेंट लिस्ट, सॉरी, प्राइमरी क्वाटरनरी बच्चों हमारा हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स में बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ मामला है। ट्रेड यूनियंस भी इसी के अंडर में आते हैं और मैरिज भी इसके अंडर में आते हैं। यहाँ ट्रेड यूनियंस है, यहाँ मैरिज है, तो इसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएटली डी आंसर होना चाहिए, ठीक है, 24th में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 हमसे कह रहा है कि रशियन रेवोल्यूशन पोलैंड में हुआ, रशिया इसके लिए लागू कर दी गई, फिर पोलिश उसके लिए रिवोल्ट हुई, तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, रिलेशन आपस में नहीं है, बी। 26th क्वेश्चन कह रहा है कि रेवोल्यूशन रिबलर्स का 1848 में अगर हम इसकी बात करें तो क्या क्या किया गया? बच्चों मोनार्क को हटाया गया, मेल को वोट दिए, फीमेल्स को वोट नहीं दिए,
और प्रेस, तो 1, 2 एंड 4 डी आंसर होगा। 27th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 27th क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वीवर थे, बिल्कुल करेक्ट। क्यों? क्योंकि उनके पेमेंट्स काट दिए गए थे, ए आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि जर्मनी ने सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों में किन किन पे ध्यान दिया? बैंकिंग पे दिया, करेंसी पे दिया, लीगल सिस्टम पे दिया, जनता पर नहीं दिया, तो आंसर होगा डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इटालियन स्टेट्स हैं जिन्हें इटली प्रिंसलिस ने रूल करा था, सार्डिनिया, पेडेमोंट, डी आंसर होगा। 30th क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा काबूल के रिलेटेड सही है? इटालियन स्टेटमेंट थे, फ्रेंच ज़्यादा अच्छी जानते थे, टैक्टफुल डिप्लोमेट थे, फ्रांस के साथ डिप्लोमेसी करी थी, रॉयल फैमिली के नहीं थे, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 बी। क्वेश्चन नंबर 31 पे जाते हैं कि ब्रिटेन के फॉर्मेशन में वो नेशन स्टेट एक छोटा सा पीवल नहीं था। क्यों? क्योंकि एथनिक ग्रुप थे, उन्होंने क्या करा था, इस इन्फ्लुएंस को काफ़ी एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है, बिकॉज एथनिक ग्रुप्स ऑफ ब्रिटेन एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 32th क्वेश्चन पे जाते हैं कि रिसोर्स डेवलपमेंट की प्रॉब्लम कौन सी नहीं है? तो डी, अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, ये प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंट्रीब्यूशन मोस्ट इन लैंड डिग्रेडेशन, इनमें से सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, ए आंसर। 34th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं उन्हें अपनी क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई कर देना चाहिए, सीरियल्स, अनाज से निकालकर अलग अलग वैल्यू वाली क्रॉप्स की तरफ। क्यों? क्योंकि इससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी और लैंड डिग्रेडेशन भी सही हो जाएगा, तो ए आंसर होगा इसका। 35th स्टेट क्वेश्चन पे जाते हैं असर्शन रीजनिंग पर कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो डोमिनेंट होती है फ्यू डेमोक्रेटिक स्टेट्स में, बिल्कुल सही। डोमिनेंस होता है वो यूनिटी को अंडरमाइन भी कर सकता है, ये भी सही, लेकिन दोनों का रिलेशन नहीं है, तो बी आंसर होगा इसका। 36th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, पावर शेयरिंग अच्छी होती है, बिल्कुल सही बात है, ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देती है, इसीलिए तो अच्छी होती है, इसलिए ए आंसर होगा। 37th क्वेश्चन में कह रहा है रशिया यूनिटरी है, गलत, रशिया है फेडरल लेकिन काम यूनिटरी की तरह करता है। चाइना यूनिटरी है, कनाडा फेडरल है, अर्जेंटीना फेडरल है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे कह रहा है कि जो डिस्ट्रस्ट है सिंहालीज का और उनके बीच का, सिंहालीज और तमिल्स के बीच का, है ना, ये जो डिस्ट्रस्ट था या ये जो कॉन्फ्लिक्ट थे ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि 1956 में सिर्फ सिंहाली को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, तो ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमसे कह रहा है बच्चों कि डिफाइन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में होती है, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स, ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि जो यूनियन लिस्ट में क्या चीज़ आती है बच्चों? यूनियन लिस्ट में डिफेंस आएगा, स्टेट लिस्ट में पुलिस आएगी, कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे फॉरेस्ट, और यहाँ पे सब्सिडरी रेसिडुअरी लिखा होना चाहिए था, इसमें कंप्यूटर रिलेटेड, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे जाते हैं। इनमें से कह रहा है कमिंग टुगेदर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए कमिंग टुगेदर का पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कभी भी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होता है। क्वेश्चन नंबर 43 हमसे कह रहा है कि केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी कम है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 4 फैमिलीज़ का एवरेज इनकम 10,000 है, 3 फैमिलीज़ की हमें ये दे रखी है, चौथी की निकालने के लिए 10,000 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 40,000 माइनस 14 और 6 20 और 28,000 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 12,000, सी आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन कह रहा है जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर का, सी। इसके बाद कह रहा है 2017-18 के अकॉर्डिंग हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट शेयर था प्राइमरी सेक्टर में, ए। 47th क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, अब सेक्शन सी की तरफ जाते हैं। प्रिमिटिव, देखिए इनमें से 5 करने थे, कोई भी कह रहा है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस के लिए झूमिंग, ठीक है, झूमिंग की बात कर रहा है, झूमिंग के बारे में क्या चीज़ सही है? तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, बिल्कुल ठीक। स्लैश एंड बर्न को कॉन्कुआ के नाम से कहाँ पे जानते हैं? वेनेजुएला में जानते हैं। रोका के नाम से ब्राज़ील में जानते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन के आंसर यहीं पे दे रखे हैं, रोका ये रहा, कॉन्कुआ ये रहा, ठीक है, तो बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन फंसे थे। क्वेश्चन नंबर 50 पे जाते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन की मेजर प्रॉब्लम क्या है? तो मेजर प्रॉब्लम यही है बच्चों की यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत लो रहता है। इसके बाद स्लैश एंड बर्न को बेवार के नाम से कहा जानते हैं, मध्य प्रदेश, बिल्कुल सेम, ऊपर से आ गया क्वेश्चन उठकर, ठीक है, कुछ भी इसमें घुमा के नहीं पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पर भी हमसे पूछा आंध्र प्रदेश, तो सीधा सीधा लगा दो, आंध्र प्रदेश में पेंडा के नाम से जानते हैं, तो आंसर सी हो जाए, 1 हो जाएगा, ए, ठीक है। 52 बच्चों बहुत आसान पेपर फंस गया था, इसीलिए आप लोगों की मौज लग गई आज के पेपर में। उम्मीद है कि सब बच्चों के, ज़्यादातर बच्चों के 40 आउट ऑफ 40 आने के चांसेस बहुत हैं। लक्ष्मी किस सेक्टर को बिलोंग करती थी? प्राइमरी को। लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन थी तो वो मार्जिनल फार्मर हो गई। अंडर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में देखा जाता है। अगर डैम और कैनाल बनाए जाएंगे तो अनस्किल्ड लोगों को बहुत ज़्यादा काम मिलेगा, सी, ठीक है बच्चों।
चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि इरिगेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट मेन फीचर क्या है इरिगेशन फैसिलिटी का, वो ये है कि यहाँ पर जो क्रॉपिंग पैटर्न थे वो चेंज हो गए। इरिगेशन फैसिलिटी ने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने में मदद करी। ऐसी फसलें जिन्हें पहले नहीं उगाया जा सकता था, इरिगेशन की मदद से उन्हें उगाया गया। 58 क्वेश्चन है पब्लिक सेक्टर में क्या आता है। पब्लिक सेक्टर में आते हैं कैनाल्स, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में कैनाल्स। फिर आते हैं डैम्स में। बच्चों बिल्कुल सिंपल सा, उड़ीसा में पॉइंट लगा हुआ था तो हीराकुंड डैम था, और जूट प्रोड्यूसिंग पूछा गया था तो वेस्ट बंगाल। इतना आसान पेपर आया था आज का बच्चों। अगर किसी भी बच्चे का पेपर अच्छा नहीं भी हुआ, बाई चांस उसने पढ़ाई नहीं करी, तो भी डीमोटिवेट मत होइएगा, बाकी पेपर पे फोकस करिए। ये टर्म 1 एग्ज़ाम है, अभी टर्म 2 एग्ज़ाम भी होंगे मार्च में। आप वहाँ पर बेटर कर अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। बिल्कुल डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ वो हाइपर एक्साइट मत हो जाइएगा। आगे के पेपर कामली कीजिए, आज के पेपर से सबक लीजिए। कुछ गलतियां कर आए हो तो वो अगले दोबारा से दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।